नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। पर्यावरण के ईवीएस के एनसीईआरटी के पैटर्न पर प्रैक्टिस सीरीज साथियों, ये 30 नंबर 4 है। और इस प्रैक्टिस सीरीज में 30 नंबर पार्ट में हम टॉप 20 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न बात करेंगे जो सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी तक जो टीटी के एग्ज़ाम हुए हैं, इन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से दोस्तों 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो यह जो टॉपिक है, यह पार्ट है, यह प्रैक्टिस सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम, टोनोप्लास्ट या साथियों नेमोटोबोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। तो 4 बेहतरीन ऑप्शन है, 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसमें से कौन जो है प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो सभी को पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। साथियों, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक को ही क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यह साथियों एक प्रकार का कोशिकांग होता है जो सुकेंद्रीय पादप कोशिकाओं में और शैवाली कोशिकाओं में पाया जाता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और इनका हरा रंग इनमें पर्णहरित रसायन होने का कारण होता है, जो आपके प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होता है। दूसरा प्रश्न है साथियों, पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? आप सभी के आसपास पौधे होते होंगे। पर्यावरण, इन्वायरमेंट के लिए समस्त जो इम्पोर्टेंट वह जीव है वह दोस्तों क्या है, पेड़ पौधे हमारे हैं। ठीक है। पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से, बैक्टीरिया से, कवक से, सूर्य से। सूर्य एक ऐसा अनमोल दोस्तों तारा है जो हमें फ्री में क्या है, एनर्जी उत्पन्न कराता है। साथ ही साथ पेड़ पौधे भी इससे फ्री में एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो किससे ऊर्जा प्राप्त होती है? सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। अब साथियों बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। आप लोग भी कमेंट करें। आई होप सभी प्यारे मित्र ने क्लास को इस वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। तीसरा प्रश्न साथियों, सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो सौर ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलती है? ज्वलन के समय, संक्रमण के समय, प्रकाश संश्लेषण के समय या साथियों विलयन के समय बदलती है। तो सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलती है? तो वह प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है उसी समय वह सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। वह ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती है। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही साथियों सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। फिर पौधे इससे क्या होते, ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इनका जीवन यापन बढ़ता रहता है। साथियों 4 प्रश्न है, पौधे प्रोटीन संश्लेषण से या पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वसा एसिड, शर्करा से करते हैं, एमिनो एसिड से या साथियों स्टार्च से करते हैं? सभी कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो पौधे होते हैं प्रोटीन संश्लेषण आपके एमिनो एसिड से करते हैं। किससे करते हैं? एमिनो एसिड से करते हैं। जीवाणुओं तथा जैव पदार्थों द्वारा वायुमंडल को नाइट्रोजन और मिट्टी में विद्यमान नाइट्रेटों से जटिल प्रोटीन यौगिकों का निर्माण प्रोटीन संश्लेषण कहा जाता है। साथियों लेगुमिनस परिवार के पौधों की जड़ों की गांठों के ऊपर या उसके निकट की भूमि में कुछ सहजीवी जीवाणु उपस्थित होते हैं जो वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण कर उसे नाइट्रेट में बदल देते हैं जो मिट्टी में चला जाता है। चूँकि पौधे सीधे होते हैं, नाइट्रोजन नहीं ग्रहण करते हैं। आप लोग सोचें कि सीधे तरह से नाइट्रोजन पौधे ग्रहण करते होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वे मिट्टी से नाइट्रेट ग्रहण कर वह प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। 5वां प्रश्न है, वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तना पर, पत्तियों पर, जड़ों पर या फूल पर होती है? तो सभी कमेंट करेंगे। वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है सभी जानते हैं लीव्स या पत्तियों पर होती है। 6वां प्रश्न दिया गया है, प्रश्न यह है ईस्ट है। आपने सभी नाम सुना होगा ईस्ट। तो ईस्ट क्या है? ईस्ट एक जीवाणु है, कवक है, शैवाल है या साथियों
ब्रायोफाइटा है। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना, शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना। ईस्ट साथियों, ईस्ट एक प्रकार का क्या कहलाता है? कवक कहलाता है जो मृतोपजीवी होता है। ईस्ट एक कोशिकीय कवक है। इसकी कोशिका काइटिन की बनी होती है। ईस्ट को साधारणतः बेकर ईस्ट या व्रीवर ईस्ट कहते हैं। सातवां प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। आलू क्या है? जड़ है, ठंडल है, कली है, फल है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आई होप सभी प्यारे मित्र यहाँ पे कमेंट अवश्य किए होंगे। तो आलू साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी कमेंट करें। अब यहाँ पे जड़ तो होगा नहीं आपका, ना ही कली है ना ही फल है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? क्या हो जाएगा? डंठल हो जाएगा, जिसे हम तना कहते हैं। ये भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर तना न देकर आपका डंठल ऑप्शन होता तो फिर डंठल ऑप्शन आपको करना है, क्योंकि डंठल और तना एक ही ऑप्शन या एक ही बात कहला जाती है। जैसे आपके हल्दी, अदरक, प्याज, ये सारे डंठल या तना कहलाते हैं। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है? स्क्रीन पर है कि जो रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपने प्रश्न देखा भी होगा, यह आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? तुलसी के पत्तों पर, करी के पत्तों पर, गुलाब के पत्तों पर, या साथियों मलबरी या सहतूत के पत्तों पर पलते हैं। अगर आपको पता हो तो वाकई में आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? तो मलबरी, सहतूत के पत्तों पर पलते हैं। कीटा वर्ग, ये कीट वर्ग का प्राणी कहलाता है। इन कीड़ों में बॉम्बिक वंश के कीड़ों को लार्वा से रेशम प्राप्त होता है, अतः इन्हें रेशम कीट कहते हैं। रेशम कीट सहतूत या मलबरी के पत्तों को खाता है। देखिए, सहतूत को ही मलबरी कहा जाता है। और रेशम के कीड़े एक लिंग होते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, शायद आपने बहुत से यहाँ पे मेरे प्यारे मित्र शिक्षक मधु ना जानते होंगे कि रेशम के कीड़े कैसे होते हैं? एक लिंग होते हैं, अर्थात नर और मादा कीट अलग अलग होते हैं। अब बात करेंगे 9वें प्रश्न की कि मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? अमरूद का, आम का, आंवला का, कटहल का। बहुत बार पूछा गया है, तो सभी को पता मैंगीफेरा, माँ से मैंगी और माँ से क्या होता है? इंग्लिश में हम जिसे मैंगोज के नाम से जानते हैं, जिसे हम आम कहते हैं। तो मैंगीफेरा इंडिका किसका नाम है? आम का नाम है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। और दोस्तों, यह एनार्कटिक ऐसी कुल का पौधा कहलाता है। यह भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों में पाया जाता है और यह भारत का राष्ट्रीय फल भी है। यह पाकिस्तान और फिलीपींस का भी यह राष्ट्रीय फल है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट नोट कर लेना है। अगला प्रश्न दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट लाजवाब प्रश्न दिया गया है कि प्लाज्मोडियम जाति के परजीवी किसके कारण हैं? पेचिश के कारण, मलेरिया के कारण, चेचक के कारण या हॉर्फिस के कारण। तो प्लाज्मोडियम जाति के परजीवी के जो किसके कारण होते हैं? तो साथियों यह मलेरिया के कारण होते हैं। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ की जातियों से होता है। मादा एनोफ्लीज मच्छर इस परजीवी प्रोटोजोआ की वाहक होती है। इनके लिए उपयुक्त दवाएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण कुनैन नामक दवा जो छालों से प्राप्त की जाती है, कैमाक्विन हो गया, क्लोरोकिन, ये आदि आपकी दवाएं कहलाती हैं। जबकि पेचिस एंट एमीना हिस्टोलिट का नाम होता है और चेचक वेरियोला विषाणु द्वारा फैलता है। 11वां नंबर प्रश्न है, लाइकेन किन दो के बीच संबंध है? तो लाइकेन साथियों शैवाल और कवक के बीच है, शैवाल और वृक्ष के बीच, कवक और वृक्ष के बीच, या जीवाणु और सिम के बीच संबंध है। तो लाइकेन किन दो बीजों के संबंध है? शैवाल और कवक। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न साथियों स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटहारी पौधा है? आपने कीट का नाम सुना होगा, लेकिन ऐसा पौधा कीटहारी अर्थात कीटों को खाने वाला, कीटों को पचाने वाला, कीटों को खपत करने वाला, वह घटपर्णी है, सप्तवर्ण छाल है, आपके केलोट्रोपिस है, या साथियों आइकोर्निया है। तो सभी जानते हैं घटपर्णी का नाम सरोपर ही आता है। घटपर्णी या निफेंथिस कुल का यह कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी जो पौधे होते हैं कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर रंगीन चमकदार ढकने तथा मधुर रंग द्वारा आकर्षित करते हैं। और कीटभक्षी पौधे ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां नाइट्रेट का अभाव रहता है। यह प्रश्न आ सकता है कि कीटभक्षी पौधे किन स्थानों पर उगते हैं जहां पर नाइट्रेट का अभाव होता है।
अगला प्रश्न दिया गया स्क्रीन पर दिया गया है दो साथियों कि एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था। जोसेफ लिस्टर ने, विलियम हार्वे ने, रॉबर्ट नाक ने या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात कर रहे हैं। तो एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था, सभी को पता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात कर रहे हैं। सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न एक रासायनिक पदार्थ है जो अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को कम करता है या इसे नष्ट करता है। एंटीबायोटिक की खोज कब हुई थी, तो 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और इसका प्रयोग जैविक संक्रमण जो रोकने में किया जाता है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, अपने आप में सभी सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सभी आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर सारे प्रश्नों को कंबाइन किया गया है, कलेक्ट किया गया है। अगला प्रश्न है कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, आइए कथनों को ध्यानपूर्वक समझते हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक लिफ्टर हैं, वह कर्नाटक की हैं, उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, वह 130 किलोग्राम तक भार उठा सकती हैं। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी। सही कथन आपको बताना है। तो कर्णम मल्लेश्वरी के संबंध में यह कथन था और इस कथन को सभी को जानते हैं कि जो पहला ऑप्शन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भारोत्तोलक है, और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कि जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो कथन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, पहला और चौथा कथन हमारा सही दिया गया है। और सारे कथन आपको है कि कर्णम मल्लेश्वरी भारत की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक हैं। इनका जन्म 1 जून वर्ष 1975 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। मल्लेश्वरी 2000 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 240 किलोग्राम भार उठाकर भारतीय रिकॉर्ड बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। कर्णम मल्लेश्वरी 12 वर्ष की आयु से ही भारोत्तोलन प्रतियोगिता में भाग लेना प्रारंभ किया था तथा 7 बार नेशनल चैंपियन रह चुकी। प्रश्न आ सकता है कि कर्णम मल्लेश्वरी कितनी बार नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं, तो आपको ध्यान देना है 7 बार नेशनल चैंपियन यह रह चुकी हैं। अगला प्रश्न है वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, राजस्थान में है या साथियों बिहार पर है। अगर आपको पता है आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। तो वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान आपके महाराष्ट्र राज्य पर पाया जाता है जो एक चित्रकारिता के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है, यानी सही जोड़ा। असम बिहू, उड़ीसा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावड़ी, कर्नाटक कथक। तो सभी जानते हैं कि असम बिहू, असम का जो प्रमुख नृत्य है वह बिहू नृत्य है। तो हमारा जो पहला जोड़ा दिया गया है वह सही दिया गया है। बाकी भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है, लेकिन यहाँ पर उड़ीसा दिया गया है जो कि गलत है। तो भरतनाट्यम कहाँ का है साथियों, तमिलनाडु का है। और लावड़ी सभी लोग जानते हैं कहाँ पर है, आपके तमिलनाडु का नहीं, कहाँ का है, तो लावड़ी जो नृत्य है वह पुणे का है। और बात करेंगे कथक की, तो कथक सभी लोग जानते हैं किसका है, सभी लोग बताएंगे। तो कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है और कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, यक्षगान है। 17वां प्रश्न है, 3-4 प्रश्न है और इनको कंप्लीट करते हैं और इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है, मिजोरम की, मणिपुर की, अरुणाचल प्रदेश की या साथियों झारखंड की। तो कुड़ुक सभी लोग जानते हैं कहाँ के लोगों की भाषा है, ये झारखंड के लोगों की भाषा है। यह जनजाति मुक्त है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्य में निवास करती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है, गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो सभी लोग जानते हैं जो ऑप्शन नंबर राजस्थान दिया गया है, तो राजस्थान का साथियों ये समुद्री सीमा यहाँ पर नहीं होती है। बाकी सारे जो है आपके गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र जो हो गया, ये पश्चिमी आपके समुद्री तट पर प्रमुख ये स्थित बंदरगाह हैं। अगला प्रश्न दिया गया साथियों, मधुबनी चित्रकला के बारे में कथन दिया गया है कि इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि इस्तेमाल किए जाते हैं। इन चित्रों में इंसान, जानवर, फूल, पंछी या मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। यह लोक चित्रकला बहुत ही पुरानी मानी जाती है। यह साथियों इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है
और ये मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। ये 4 आपके कथन दिए गए हैं। तो 4 कथन में मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके ये ABC कथन आपके सही दिए गए हैं, तो हमारा ABC वाला हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि मधुबनी चित्रकला मिथिलांचल क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों में प्रमुख यह चित्रकला है। इसके चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि के चित्र बनाने में रंगों का इस्तेमाल होता है। और 20वां प्रश्न आ चुका है, बहुत ही बेमिसाल लाजवाब गोल्डन सिलेक्शन वाला प्रश्न साथियों, कि ऐसा राज्य जो जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। एक प्रश्न आता ही आता है, 1 नंबर यहाँ पे कंफर्म होगा, पड़ोसी राज्य पूछा ही जाता है किसी भी टीटी एग्जाम की बात करें तो। उत्तराखंड राजस्थान होगा, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड होगा, हिमाचल प्रदेश पंजाब होगा, या हिमाचल प्रदेश या आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो सभी को पता है J&K अर्थात जम्मू और कश्मीर के जो पड़ोसी राज्य हैं वह हिमाचल प्रदेश और आपका पंजाब हो जाएगा। जो आपके जम्मू कश्मीर भारत का सबसे उत्तरी प्रदेश कहलाता है। तो ये साथियों थे आज के प्रैक्टिस सीरीज EVS पर्यावरण के जो NCERT के पैटर्न पर 20 महत्वपूर्ण हमने प्रश्न कंप्लीट किया और 34 नंबर पार्ट को कंप्लीट किया। तो ये क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और तैयारी जारी रखें। और फ्री नोट्स पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करें और वहाँ पर ओनली वन सर्च करना है जायसवाल कोचिंग सेंटर। आपको सारे PDF फाइल नोट्स आपको फ्री में प्राप्त हो जाएंगे। तो मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, नेक्स्ट मॉडल पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।